हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट का रूल्स सीख लिया था। हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स के 3 टाइप होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और उसके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये किसका था? ये रियल अकाउंट का था। पर्सनल अकाउंट का क्या था? कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को बहुत अच्छे से समझा था। आज हम लोग मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता है वो उसे ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से भी जाने जाते हैं, उस रूल्स को हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में बांटते हैं: एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीखने वाले, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जैसा कि हमने अब बताया था कि डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स है वो डिपेंड करता है अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, अकाउंट्स के नेचर के ऊपर। ठीक है, तो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है, सबसे पहले वो समझते हैं। मैंने क्या बोला? अकाउंट्स को मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट्स को कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो चलो हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करने वाले हैं। कितने कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में। ठीक है, चलो देखो, तो मैं बना देता हूं थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे कैपिटल। फर्स्ट कैटेगरी को क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C हम लोग बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या होता है सर? लाइबिलिटीज अकाउंट। कैपिटल क्या हुआ? खुद का पैसा। लाइबिलिटीज क्या हुआ? दूसरे से हम लेके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ये होता है लाइबिलिटीज। ठीक है, थर्ड क्या होगा? एक्सपेंसेस। अब हम बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट के लिए हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे एसेट खरीदते हैं जिससे बिजनेस को रन किया जा सके, एसेट अकाउंट। और लास्ट होता है, हम फाइनली क्या करते हैं? रेवेन्यू कमाते हैं, हम इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट, R फॉर रेवेन्यू। तो हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं, आपको फटाफट याद हो जाएगा, CLEAR। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में क्लियर बोलेंगे, यानी अकाउंट्स को क्या बोलेंगे? क्लियर। ठीक है, यानी अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो सर 5 टाइप के होते हैं। क्लियर, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट, R फॉर रेवेन्यू। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दिया, क्लियर। ठीक है, इसे मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो, ये हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इसको अच्छे से समझे थे कि कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, एसेट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। बट थोड़ा बहुत हम लोग यहां भी सीख लेंगे, जिससे कि आपका क्या होगा, आपने जो पास्ट में आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसकी क्या हो जाएगी? रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होता है? तो जो पैसा बिजनेस का ऑनर जो बिजनेस में लगाता है वही कैपिटल कहलाता है। तो जब शुरुआत में कैपिटल लाता है तो उसे हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, बीच में कैपिटल लेके आता है तो वो एडिशनल कैपिटल हो जाता है, जब वो पैसा निकाल लेता है तो ड्रॉविंग होता है, और प्रॉफिट जब बढ़ता है, यानी ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का नेट जो प्रॉफिट होता है, तो एट द एंड ऑफ ईयर इसे हम P&L अकाउंट में ले जाते हैं। तो ये सब हम बहुत अच्छे से समझे थे, और वो क्या होता है? प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्या करता है? कैपिटल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम इसे एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय, कौन इन्वेस्ट करता है? बिजनेस का मालिक, बिजनेस का मालिक को बोलते हैं प्रोपराइटर। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर और पार्टनर, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस होता है तो पार्टनर भी बोल सकते हो। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर, ठीक है। ये हमने बात कर ली कि कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। अब इसके अंदर क्या सब हो सकता है सर? थोड़ा बहुत एक दो एग्जांपल बता दो। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर क्या आ सकता है? कैपिटल इटसेल्फ, जो एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल होता है। ड्रॉविंग भी इसी के अंदर फॉल होता है, ड्रॉविंग भी इसी के अंदर फॉल होता है। वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, पीएल अकाउंट, ये भी इसी के अंदर फॉल होता है। और भी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? तो लाइबिलिटीज एक जिम्मेदारी होती है, एक जिम्मेदारी होती है फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट पे करने का। ये क्या होता है सर? इकोनॉमिक बेनिफिट। अब बहुत भारी भरकम बात बोल दी, इकोनॉमिक बेनिफिट। अब देखो इकोनॉमिक बेनिफिट में सब कुछ आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, एसबीआई से लोन लिया। अब उस लोन को क्या करना पड़ेगा? मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास से, मेरे पास ये एक ऑब्लिगेशन आ गया, एक जिम्मेदारी आ गया कि फ्यूचर में हम इसे पे करेंगे। तो हमारे पास तो कैश और बैंक का बैलेंस जो जाएगा वो भी एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है जो हमारे पास से जाएगा। ये तो एक एग्जांपल हो गया कि हमने लोन लिया और बदले में कैश और बैंक का पेमेंट किए। तो ये हमारे तरफ से क्या हो रहा है कि पेमेंट हो रहा है। यानी हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूचर में हम, हमारे पास एक ऑब्लिगेशन आ गया कि हम फ्यूचर में पे करेंगे ड्यू टू आवर पास्ट एक्टिविटी। पास्ट में हमने लोन लिया, ठीक है, और फ्यूचर में उसे पे करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट पे करेंगे, यानी कैश और बैंक के फॉर्म में हम अभी पे कर रहे हैं। अब जरा सोचो, मैंने अपने पड़ोसी से कुछ पैसा उधार लिया। मैंने पड़ोसी से क्या किया? पैसा उधार लिया कि भाई अभी हमको बिजनेस करना है, अभी हमको कुछ पैसा दे दो। तो वो हमें पैसा दे दिया, मान के चलो हमने 10,000 उससे उधार लिया। तो उससे भी हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। अब वो बोला कि कैश नहीं पे करके, तुम्हारा मान के चलो कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, क्लोथ्स का बिजनेस है, तो एक काम करो 10,000 का मुझे कपड़ा ही दे दो, ठीक है। तो यहाँ कैश तो नहीं जा रहा है, फिर भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम फ्यूचर में हम अपना इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी ऐसा बोल सकते हो जिसे हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैश नहीं देके हम क्या किए? हमारे बिजनेस में क्लोथ्स था तो हम उसे क्लोथ्स दे दिए कि चलो तुमने 10,000 का मुझे लोन दिया था, हम 10,000 का क्लोथ्स दे दिए। तो इकोनॉमिक बेनिफिट में कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लायबिलिटीज का मतलब क्या बोल रहे हैं कि लायबिलिटीज का मतलब हमारे पास जिम्मेदारी है कि हम फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे अपने पास्ट एक्टिविटी की वजह से। हमने पास्ट में कुछ उससे लेके रखा है, हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है जिससे हम फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट के थ्रू, ठीक है। तो मैंने लायबिलिटीज को मैं क्या बोलूंगा? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है बाबू? जिम्मेदारी। अगर नहीं आता है तो, जो अगर कोई हिंदी वर्ड है, आपको इंग्लिश वर्ड नहीं आता है तो मैं हिंदी भी साथ में बोलते जाता हूं, आप जरूर नोट कर लेना। ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट। ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट हम ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी हमारे पास है, ठीक है, ड्यू टू पास्ट एक्टिविटी। पास्ट में ऐसा एक्टिविटी किए जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ऑब्लिगेशन है ट्रांसफर करने का इकोनॉमिक बेनिफिट। सर इकोनॉमिक बेनिफिट में क्या सब आएगा? देखो आप अपने पास से जो भी दे रहे हो, कैश है, बैंक है, जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी से उधार ले लिए, बदले में आप अपना कोई एसेट उसको बेच दिए, ठीक है। तो कुछ भी जो आपके पास है उसका जो वैल्यू, अगर उसके पास उसका कुछ वैल्यू है आपके बिजनेस में, तो वही हुआ इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आपके पास जिम्मेदार, अगर आप किस पास्ट एफर्ट की वजह से, पास्ट एक्टिविटी की वजह से अगर आपको कोई जिम्मेदारी है कि फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा उसको, तो वही हमारा लायबिलिटीज हो जाता है। सर एक दो एग्जांपल बता दोगे क्या? बिल्कुल बता देंगे।
अब देखो आप लोन लेके रखे हैं, ठीक है, लोन लेके रखे हैं, लोन टेकन लिए हैं, लोन आपने लिए हैं किसी से, ठीक है, आप किसी से उधार गुड्स खरीद के लाए हैं तो उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, जिससे उधार गुड्स खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। अब क्रेडिटर को हम बिल्स इशू किए, बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल एक्सेप्ट कर लिए तो वो भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। बिल्स पेएबल भी क्या है, लायबिलिटीज है। कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है, जो तो खर्चा हमने कर लिया बट उसका पेमेंट नहीं किया तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी। बहुत सारे एग्जांपल्स है जो अभी आगे चल के हम लोग देखने वाले। अभी मैं आपको कोशिश करता हूं कि अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर पढ़े थे उसमें तो आपको मैंने पूरे डिटेल में समझाया था, फिर मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा बहुत अभी भी आइडिया लग जाए, कि आपके माइंड में पूरा क्लियर रहे कि एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं रहे। अगर थोड़ा भी डाउट है ना तो आप कमेंट्स करके बताओ कि कहां पे डाउट है। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको उस डाउट को जब तक आपको क्लियर नहीं कराऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। चलो अब हमने लायबिलिटीज की बात कर ली, अब साथ में एसेट की बात पहले कर लेते हैं कि एसेट क्या होता है। लायबिलिटी जैसे एक जिम्मेदारी था कि हम इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, यहां पे एसेट में क्या होता है कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास आएगा, ये सोर्स है इकोनॉमिक बेनिफिट का। मैं क्या बोल रहा हूं, एसेट क्या होता है, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होता है कि इस एसेट के वजह से फ्यूचर में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा उस एसेट की वजह से। जैसे आपने प्लांट खरीदा तो प्लांट जो चलेगा तो उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। आपने उधार बेचा तो डेटर एक एसेट क्रिएट हुआ तो उस डेटर से हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में क्या था, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जा रहा था, ठीक है। एसेट में क्या आ रहा है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यू टू पास्ट ट्रांजेक्शन। पास्ट में आपने कुछ खरीदा या कुछ भी एक्टिविटी किया जिसके वजह से आपको एक इकोनॉमिक बेनिफिट का सोर्स मिल गया, ठीक है। सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यू टू पास्ट ट्रांजेक्शन या पास्ट एफर्ट भी बोल सकते हो, पास्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। वेरी गुड सर, इसका कुछ एग्जांपल। अब एसेट का एग्जांपल मुझे बताने की जरूरत है क्या, बताओ सर, बता दो, एक दो पॉइंट लिखा दो। जैसे कैश हो गया, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, कितना एसेट का नाम गिनाओगे, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, सब एसेट जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, वो सोर्स है मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट का। चलो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या होता है सर? अब देखो बाबू, एक्सपेंसेस बहुत सिंपल है। एक्सपेंसेस मतलब कोई भी खर्चा करते हो आमदनी के लिए, आमदनी के लिए कोई खर्चा कर रहे हो। सर एसेट में भी तो खर्चा कर रहे हैं, एसेट में भी तो पेमेंट हो रहा है। देखो एसेट में जो पेमेंट कर रहे हैं उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट जो है फ्यूचर में जनरेट होने वाला है, ठीक है। उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म तक मिलेगा। बट हम रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा करते हैं ना, जनरली खर्चा का संबंध 1 ईयर तक ही रहता है। मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सपेंसेस के बारे में चर्चा की थी, जरूर आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर देख लेना, ठीक है। अभी मैं बस एक्सपेंसेस के बारे में शॉर्ट में लिखा देता हूं कि कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, कॉस्ट इनकर्ड करते हैं। कॉस्ट इनकर्ड मतलब आप कुछ लागत लगा रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। कॉस्ट इनकर्ड करते हैं फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। तो आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा करते हो वही आपका क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। तो रेवेन्यू जनरेट के लिए जो कॉस्ट लगता है वही हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सैलरी, आप अपने स्टाफ को सैलरी देते हो, आप रेंट पे करते हो, ठीक है, बिजली बिल देते हो, तो ये सब क्या है, खर्चा है सर। वेरी गुड। अब बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब होता है कमाई, आमदनी, ठीक है। इसे हम बोलेंगे अर्निंग। इसे हम क्या बोलेंगे, अर्निंग ऑफ द बिजनेस। अर्निंग ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस से कमाई। बिजनेस से क्या हो रहा है, कमाई हो रहा है। अब इसका जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस का, तो सर जैसे सेल्स हो गया,
ठीक है, जैसे आप रेंट रिसीव कर लिए, कमीशन रिसीव कर लिए, सेल्स हो गया, कमीशन रिसीव कर लिए, एटसेट्रा। अब देखो दो एक चीज मैं बताता हूं एडिशनली, क्योंकि आपको एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज का बहुत अच्छे से जानकारी हो गया, क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसका जानकारी आपको अच्छे से। थोड़ा बहुत रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के मैं बारे में डिटेल बता देता हूं। देखो रेवेन्यू आपने समझा कि कुछ भी आप कमा रहे हो, ठीक है, अर्निंग कर रहे हो बिजनेस से, वो आपकी रेवेन्यू होती है। और एक्सपेंसेस में भी आप उस रेवेन्यू कमाने के लिए जो आप खर्चा करते हो, कॉस्ट लगाते हो, वो आपकी एक्सपेंसेस होती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्लियर है। अब इसकी एक खासियत होती है कि जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या होता है, जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है तो इसे हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा, उससे हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कब करेंगे सर, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है। और वो जो सरप्लस होगा, मान के चलो अगर फायदा हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। और सर लॉस हो गया तो कैपिटल में से घटा दिया जाएगा। तो ये एक तरीका होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ट्रीट करने का। सर कैपिटल लायबिलिटीज एसेट को क्या करते हैं, इसे ट्रेडिंग पीएल में नहीं ले जाते ना बाबू, इसे ट्रेडिंग पीएल में नहीं ले जाते। इसे कहां ले जाते हैं सर, इसे बैलेंस शीट में ले जाते हैं। एसेट को तो बैलेंस शीट के राइट साइड में दिखाते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज को कहां दिखाते हैं सर, लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी तक आपने क्या सीखा सर, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट्स के 5 बच्चे हैं। अकाउंट्स के कितने बच्चे हैं, 5। यानी जितने भी अकाउंट्स आपको मिलेगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस होगा, हम आपको ये गारंटी देते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसे हम 5 भाग में बांटेंगे। आपको छठा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूं। आप जो भी पढ़ोगे अपने लाइफ में, जो भी फ्यूचर में आप काम करोगे, आप सीए बनोगे, सीएस बनोगे, सीएमए बनोगे, सब में आप यही देखोगे कि जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है उसे इसी 5 भाग में क्लासिफाई करते हैं। उसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, क्लियर। CLEAR, C for capital, L for liabilities, E for expenses, A for asset, R for revenue। ठीक है, ध्यान रखना एक्सपेंसेस में जब बोलता हूं तो एक्सपेंसेस में लॉस भी आ जाता है। ठीक है, अगर कोई नुकसान होता है तो। जब रेवेन्यू बोलता हूं तो रेवेन्यू में इनकम भी आता है, गेन्स भी आता है, कोई नेट प्रॉफिट होता है तो वो भी आता है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया सर कि अकाउंट्स के 5 टाइप होते हैं, अकाउंट्स 5 प्रकार के होते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में। इसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। चलो बाबू, अब हमने जो 5 टाइप का अकाउंट पढ़ा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे ये मैं होमवर्क दे देता आपको, बट मैं चाहता हूं कि कुछ टिपिकल वर्ड्स मैं आपको समझा दूं, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग देखते हैं। सर कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जानते हो कैश क्या होता है? कैश तो सब लोग समझता है कि कैश क्या होता है। ठीक है, कैश क्या होता है, असेट होता है, असेट के अंडर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, बैंक ये भी क्लियर है, जो डिफिकल्ट है वो मैं समझाऊंगा। बिल्डिंग समझते हैं। ठीक है, लैंड को हम लोग हिंदी में जमीन भी बोलते हैं। ठीक है, मशीन मशीन तो आप लोग जानते हो कि मशीन जो होता है वो बहुत सारे बोल सकते हो कि बहुत सारे प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल होता है। बहुत अलग अलग, एक प्रकार से आप लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब भी क्या है, मशीन ही है, मशीन के कैटेगरी में ही आता है। प्लांट, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा, वो एसेट, सब एसेट के डिफिनीशन में आते हैं। फर्नीचर आप लोग जानते हैं, फर्नीचर क्या होता है सर, फिक्सचर क्या होता है। फर्नीचर तो समझ गए, फर्नीचर टेबल चेयर। अब देखो टेबल चेयर में भी आपको कुछ डिजाइनदार आपको फर्नीचर मिलेंगे। ठीक है, उसे फिक्सचर के कैटेगरी में रखा गया है। तो आप फर्नीचर और फिक्सचर को दोनों साथ में समझना। फर्नीचर और फिक्सचर दोनों एसेट के कैटेगरी में आते हैं। कौन से एसेट सर, फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में आते हैं। सर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश खाता क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि जब आपके पास पैसा रहता है, ठीक है, पैसा को आपके पास सरप्लस पैसा है, आप किसी दूसरे बिजनेस में लगा दिए, या किसी शेयर मार्केट में लगा दिए, या किसी को लोन दे दिए, तो एक प्रकार से होता है ये इन्वेस्टमेंट करना होता है कि आप अपना पैसा किसी दूसरे जगह लगाएं जिससे आपको रेवेन्यू मिल सके, आमदनी मिल सके, वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो क्लियर हो गया। ये सब क्या, कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, ये सब असेट है। फिर आगे चलते हैं, और भी लिस्ट है बहुत सारा। डेटर, डेटर कौन होता है जानते हैं? डेटर वो व्यक्ति जिसको हम उधार गुड्स बेचते हैं। अब देखो गुडविल, गुडविल क्या होता है?
गुडविल होता है एक रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू, जिसके वजह से क्या होता है आपके पास ज्यादा रेवेन्यू आता है, ज्यादा कस्टमर आते हैं, ठीक है, वो होता है गुडविल। तो गुडविल क्या है सर? गुडविल भी हमारे लिए क्या है? असेट है, ये असेट है, ठीक है। पेटेंट, पेटेंट क्या होता है? देखो, हमने कोई बुक बना लिया, ठीक है, हम कोई बोल सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इसको बनाने में बहुत मेहनत हुआ और मैं इसे मार्केट में लॉन्च करूंगा। जैसे ही मार्केट में लॉन्च करूंगा तो कोई दूसरा भी सेम कॉपी बना के वो भी बेचने लगेगा, जिससे मुझे नुकसान होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके उस प्रोडक्ट को बनाया था। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से उसका पेटेंट करा लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति सेम चीज बिना मेरे परमिशन का नहीं बना सकता है। उसी तरह से होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? व्यापार का चिन्ह। जैसे मैं आप लोगों को कोचिंग पढ़ाता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं अपने बिजनेस का एक चिन्ह दे दूं, एक ब्रांड दे दूं, तो मैं कुछ लोगो बना लिया। अब ऐसा है कि मेरा लोगो अगर किसी दूसरे को पसंद आ गया तो वो भी मेरा कॉपी करके वो भी बना सकता है। तो मैं अगर उसको चाहता हूं कि प्रोटेक्ट करके रखूं, कोई दूसरा नहीं मेरा लोगो को कॉपी करे, तो मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट से उस गवर्नमेंट का वेबसाइट है वहां पे जाके अपना उसका ट्रेडमार्क बना लूंगा, उसका पेटेंट करा लूंगा, ट्रेडमार्क बना लूंगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब एसेट है। बट अब ध्यान रखना, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब जो एसेट है जिसे हम देख नहीं सकते। अब गुडविल ब्रांड वैल्यू है, रेपुटेशन है, उसे हम देख नहीं सकते। उसी तरह से हम पेटेंट कराते हैं, ट्रेडमार्क कराते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो इसी को बोला जाता है इंटेंजिबल एसेट, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट। ये हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़े थे। अब बात करते हैं मोटर कार। मोटर कार तो जानते हो, ठीक है, बाइक, स्कूटी, कार, ये सब आ जाते हैं मोटर कार में, सब एसेट कैटेगरी में आ जाते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट, कॉपीराइट भी इंटेंजिबल के कैटेगरी में आता है। मैंने जो बुक का एग्जांपल दिया था कि मैं कोई कंटेंट लिखा, मैं कोई बुक लिखा, ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये बुक कोई दूसरा कॉपी ना कर ले अपने नाम पे, तो मैं कॉपीराइट उसका ले लूंगा। तो कोई दूसरा बिना मेरे परमिशन का कॉपी का नहीं कर सकता। अगर बिना मेरे परमिशन का मेरा बुक को वो प्रिंट कराता है तो मैं उस पर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल तो आप जानते हो बाबू, अगर हम किसी को उधार बेचते हैं जिसे हम डेटर बोलते हैं, ठीक है, और डेटर जो होता है हम उसे गुड्स बेचे, उससे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, ठीक है। अब उसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। वो हमारे लिए क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी क्या है सर, हमारे लिए असेट है। टूल्स, टूल्स, अब जो भी मशीन वगैरह का छोटा मोटा औजार जो होता है वो टूल्स की कैटेगरी में आता है, इसे भी हम एसेट के डिफिनेशन में रखते हैं। बैंक डिपॉजिट, बहुत अच्छे से जानते हो बैंक डिपॉजिट क्या होता है। बैंक में जो अपना पैसा जमा करके रखते हो तो वो हमारा क्या होता है, असेट होता है सर, क्योंकि वो कभी भी हम चाहे तो पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये सब प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सब चीज मुझे बताना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है सर, वो खर्चा जो आपने एडवांस में पे कर दिया। जैसे मैं अपने ऑफिस का रेंट, 1 साल का रेंट पहले ही पे कर दिया। अब किसी कारणवश अगर वो ऑफिस मकान मालिक बोले कि आपको ये ऑफिस छोड़ के जाना है, तो उसे पूरा पेमेंट करना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए अगर हम कोई खर्चा एडवांस में पे कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडवांस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं कि आपने एडवांस में खर्चा कर दिया, ठीक है। दूसरा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है सर, हमारा वो कमाए जो हम कमा तो लिए हैं लेकिन पैसा अभी तक मिला नहीं है। हम किसी को गुड्स बेच दिए, ठीक है, वो बोला 2 दिन बाद दे देंगे, तो वो जो होता है इनकम तो हमने जनरेट कर लिया, बट वो अक्रूड है, अभी तक पैसा मिला नहीं है। तो अक्रूड इनकम भी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। एकदम दिमाग का बत्ती खोल के रखना और इसको अच्छे से, ये जो लिस्ट है ना, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अगर इसको बिठा लेते हो दिमाग में तो लाइफ में कभी भी आपको अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कौन इस अकाउंट्स की किस कैटेगरी में आता है, उससे आप अच्छे से जज कर पाओगे इसे डेबिट करना चाहिए कि क्रेडिट। और अगर आपने ये सीख लिया ना कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट, तो समझिए आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन गए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है सर,
क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो गुड्स बच गया साल के अंत में, जो अभी बिक नहीं पाया, ठीक है, वो हमारा स्टॉक है, पड़ा हुआ है हमारे गोडाउन में, तो वो हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। भाई साहब मैं इसे असेट नहीं मानता हूं, इसीलिए मैं काट रहा हूं, ये गलत लिखा है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कभी भी असेट नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप इसे काट लेना। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन असेट नहीं है। इसी तरह से प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल भी दे दिया है, ये भी असेट के कैटेगरी में नहीं आता। तो सर ये किसके कैटेगरी में आता है, इसे हम लाइबिलिटीज की कैटेगरी में रखेंगे। कहां रखेंगे, ये लाइबिलिटीज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है बाबू, इसको मैं ऐसे करता हूं, यहां पे आपको ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसे मैं इसमें रखता हूं, ये लाइबिलिटीज है। ठीक है, ये गलती से हमारे जो बुक के टाइपराइटर है उनसे गलती हो गया और उन्होंने इसे असेट में रखा, बट ये असेट नहीं है। ठीक है, मटेरियल ये हमारा असेट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हमारा असेट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होता है समझ लेते हैं। देखो इंटरेस्ट जो कमा लिए लेकिन अभी तक पैसा आया नहीं है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो वो हमारे लिए असेट होता है। ठीक है, चलो अब हम बाकी लाइबिलिटीज कैटेगरी में आते हैं। लाइबिलिटीज क्या होता है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है। क्या होता है सर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि हमारे अकाउंट में जितना जमा था हमने उससे ज्यादा निकाल लिए। मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया बैलेंस था अकाउंट में, ठीक है, बट हमने क्या किया, विड्रॉ कर लिया 2.5 लाख। सर ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने तो जितना पैसा जमा किया उससे ज्यादा तो हमने कभी नहीं निकाल पाया। ये आप लोगों के लिए वो फैसिलिटी नहीं रहता। जो बिजनेसमैन है या जिसके पास अच्छा मतलब उनका बोल सकते हो कि अच्छा क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन है, उनको एक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी मिलता है कि भले ही आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, बट उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस था उससे जो ज्यादा पैसा आपने निकाल लिया वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है। अब सोचो ना, मेरे अकाउंट में 2 लाख था, हमको जरूरत पड़ा, हमने 3 लाख निकाल लिया, तो ये 1 लाख जो एक्स्ट्रा निकाला ना वो बन गया बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। लाइबिलिटीज की परिभाषा मैंने क्या बोला, लाइबिलिटीज वो होता है जिसमें एक जिम्मेदारी होती है इकोनॉमिक बेनिफिट पे करने का फ्यूचर में। तो अगर हम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाले तो मेरा जिम्मेदारी बन गया कि हमको बैंक को वापस भी करना पड़ेगा, वो भी सूद समेत, इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं लोन अकाउंट। सर लोन अकाउंट, लोन अगर आप किसी से लेते हैं, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, लोन, अब मैंने बैंक से लोन लिया तो हमें वापस में पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोन पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, इसीलिए ये मेरे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर सर लोन हम किसी को देंगे तो वो हमारा एसेट होगा, वो इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। हम किसी को दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो वो बदले में हमको इंटरेस्ट देगा, यानी हम पैसा कमाने के लिए किसी को लोन दे रहे हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है, अब जैसे मैंने बोला कि उधार बेचे, ठीक है, हमने उधार बेचा, अब हमें ट्रस्ट नहीं था तो क्या किया, मैंने बिल्स उससे ले लिया, तो वो बिल्स रिसीवेबल, हमारे लिए तो बिल्स रिसीवेबल हुआ, बट जिस व्यक्ति ने उधार खरीदा उसके लिए क्या हो गया, वो बिल्स पेबल हो गया। ठीक है, ये मैंने समझाया है अच्छे से, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, आप जरूर उसको देखना। अब बात करते हैं क्रेडिटर की, क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर क्या होता है, अरे जिस व्यक्ति से उधार खरीदते हो वही तो क्रेडिटर होता है। यानी हम दुकान गए और हम बोले कि अंकल मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे गुड्स चाहिए, तो बोला ठीक है ले लो, बाद में दे देना, तो वो जो अंकल है हमारे लिए वो क्रेडिटर कहलाएंगे हमारे लिए। और अंकल के लिए मैं क्या कहलाऊंगा, सर डेटर कहलाऊंगा, क्योंकि अंकल ने उधार बेचा है, हमने उधार खरीदा है, तो जिस व्यक्ति से उधार खरीदते वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जिस तरह से हमने एडवांस में दे दिया कोई खर्चा तो हमारे लिए एसेट बन गया, उसी तरह से कोई खर्चा है जो हो गया है बट पेमेंट नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज बन जाता है। उसी तरह से अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम मान के चलो अगर हम लाइव क्लास पढ़ाते हैं और हम आपसे ट्यूशन फी एडवांस में ले लेते हैं कुछ, ठीक है, तो अगर हम ट्यूशन फी एडवांस में आपसे ले लेते हैं तो
हम तो कमाए नहीं आपसे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तब एक्चुअली मेरा इनकम होगा, लेकिन हमने आपसे पहले ले लिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारा इनकम तो नहीं है बट पैसा मिल गया, उसे हम अनअक्रूड इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएक्रूड इनकम, यानी मेरा कमाया हुआ पैसा नहीं है, फ्यूचर में कमाएंगे लेकिन पैसा पहले ले लिए, वो हमारे लिए क्या हो गया, वो जिम्मेदारी हो गया। सर अगर आपने टाइम से सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, और पैसा वापस करना पड़ेगा यानी आपके पास एक जिम्मेदारी आ गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है कि आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, और अगर फ्यूचर में पे करना पड़ेगा वही तो क्या है, लाइबिलिटीज है, वही दायित्व है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स टैक्स पेएबल। अब देखो सेल टैक्स नहीं रहा, अब जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट जो होती है वो इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, जो भी कंजम्पशन होता है, जो भी सर्विस होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर उसका टैक्स बाकी है तो वो भी एक लाइबिलिटीज है, ठीक है। जैसे मैंने गुड्स बेचा, ठीक है, तो कस्टमर से क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया। अब वो टैक्स मेरा खुद का पॉकेट में नहीं रहेगा, वो बैंक में जाके गवर्नमेंट के नाम पे पैसा जमा करना होता है। अब वो हम जमा नहीं किए, तो जब तक हम जमा नहीं किए तब तक वो हमारी एक जिम्मेदारी रहती है कि हमें जमा करना है, तो वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। बाकी सारे फंड, रिजर्व, अब देखो वैसे मैं फंड और रिजर्व इस पे मैं डाउट करूंगा। देखो कुछ कुछ ऐसा आपको टॉपिक मिलेगा जो बुक्स में लिखा हुआ है, बट मैं चूंकि मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूं तो मुझे पता है कि इस सब चीज का, क्योंकि मैं फिनेंशियल रिपोर्टिंग में पिछले 6 ईयर से काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि प्रैक्टिकली क्या होता है। तो कहीं कहीं पे मैं डाउट कर दूंगा कि ये जो फंड और रिजर्व है, नियमतः ये लाइबिलिटीज नहीं है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आप इसे कैपिटल के अंदर रख सकते हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो कंपनियां उसमें से पैसा निकालती है, तो इसीलिए ये फंड एंड रिजर्व को आप क्या करोगे, फंड एंड रिजर्व को कैपिटल के अंदर हम रख लेंगे इसे, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। अरे जो खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है ये तो आपने यहां पे देख ही लिया था कि कोई भी एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, क्योंकि हमने खर्चा करा लिया बट अभी तक पे नहीं किया, तो वो एक जिम्मेदारी होता है कि फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, लाइबिलिटीज है सर। वेजेस पेएबल, कोई भी खर्चा जो पेएबल है, हमने करा लिया काम बट पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या है, लाइबिलिटीज है। इंटरेस्ट पेएबल, किसी को इंटरेस्ट देना था लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। अब बात करते हैं कैपिटल की। अब देखो कैपिटल में बहुत सिंपल है, खुद जो पैसा लगाते हैं वो जो कैपिटल अकाउंट हुआ, जो पैसा निकालते हैं वो ड्रॉविंग अकाउंट होता है। आगे चल के क्लास 12 में पढ़ेंगे करेंट अकाउंट भी होता है। कैपिटल के अंदर कैपिटल 2 मेथड होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये हम 12 में पढ़ाने वाले हैं, अभी बस इसे देख के इग्नोर कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि जो एक्सपेंसेज होता है और रेवेन्यू होता है उसको साल के अंत में क्या करते हैं, हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पीएनएल अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो या तो प्रॉफिट हो सकता है, यानी प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, या लॉस हो सकता है। वो दोनों कैपिटल का पार्ट होता है। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल को इंक्रीज करता है, और लॉस होता है तो कैपिटल को क्या कर देता है, डिक्रीज होता है। ये प्रॉफिट और लॉस दोनों कैपिटल के अंदर ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स। अब पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है कि आपकी खुद की जो रेवेन्यू है, आपका जो इनकम है, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी कैपिटल के अंदर आता है, ठीक है। तो कैपिटल बहुत सिंपल था, कैपिटल में कैपिटल आता है, ड्रॉविंग आता है, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो आता है, पर्सनल इनकम टैक्स होता है वो आता है। इसके अलावा यहां भी कुछ भी नहीं है। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में क्या सब आता है, तो सर सारे अर्निंग्स आते हैं, जैसे सेल्स, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न सर कैसे रेवेन्यू हो गया, तो देखो खरीदा हुआ गुड्स जब वापस आ जाता है मेरे पास, ठीक है, खरीदा हुआ गुड्स क्या होता है, परचेज रिटर्न। ध्यान से सुनना मेरी बात, परचेज रिटर्न खरीदा हुआ गुड्स हम वापस करते हैं, ठीक है। खरीदा हुआ गुड्स जब हम वापस करते हैं तो इसे रेवेन्यू की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि पैसा क्या होता है, वापस आ जाता है। उसी तरह से आप देखोगे एक्सपेंसेस भी मैं साथ साथ बताते चलता हूं कि परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्या है, खर्चा है आप जब गुड्स खरीदते हो, और जब बिका हुआ गुड्स आपको वापस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न जो है उसे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। यानी परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल्स का उल्टा
सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हमको कोई चंदा मिलता है तो ये हमारे लिए इनकम है, कोई ब्याज मिल जाता है, इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है तो हमारे लिए इनकम है, कोई कमीशन रिसीव हो जाता है तो वो हमारे लिए इनकम है, कहीं पे कोई डिस्काउंट मिल जाता है, रिसीव्ड हो जाता है तो हमारे लिए इनकम है। ठीक है, डिविडेंड मिलता है कंपनी से तो वो हमारे लिए इनकम है, किराया रेंट रिसीव होता है तो वो इनकम होता है, कहीं पे कोई कैश डिस्काउंट मिल जाता है तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। आगे देख दो, कोई अलाउंस जो अगर हमें रिसिप्ट होता है तो वो हमारे लिए इनकम है, कोई अप्रेंटिस प्रीमियम हमारे लिए इनकम होता है, ट्रांसफर फी इनकम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस आप बोल सकते हो इसे तो सर P&L अकाउंट में दिखाई दिया था तो इसको दिखाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे काट रहा हूँ। मेंबरशिप फी रिसीव होता है, एंट्रेंस फी रिसीव होता है, यानी कोई भी अगर अक्रूड और रिसीव होता है तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे इसको हटा दो, ये इनकम है और ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये क्या होता है, ये इनकम और ये एक्सपेंसेस। अब सर एक्सपेंसेस की बात करें तो मैंने बोला परचेज एक्सपेंसेस है, पर सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवार्ड। इनवार्ड का मतलब होता है कि कोई भाड़ा हम दे रहे हैं गुड्स को अपने फैक्ट्री में लाने के लिए। ठीक है, और कैरेज आउटवार्ड, हम भाड़ा चुका रहे हैं क्योंकि हमारा कस्टमर बोला कि हमारे घर तक छोड़ दो गुड्स को, तो हम भाड़ा चुका रहे हैं, जो हमारे फैक्ट्री से बाहर जा रहा है गुड्स उसके लिए भाड़ा, लेकिन अल्टीमेटली भाड़ा हम चुका रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है। कमीशन, अगर हमें कमीशन देना पड़ रहा है, देखो कमीशन रिसीव करेंगे तो हमारे लिए रेवेन्यू है, बट कमीशन देना पड़ रहा है तो हमारे लिए क्या है, खर्चा है। उसी तरह से हमें डिस्काउंट देना पड़ता है तो हमारे लिए खर्चा है, डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए रेवेन्यू है। ट्रैवलिंग में खर्चा, सेल्स प्रमोशन में खर्चा जिसे एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, इंटरटेनमेंट कराने का खर्चा, रेंट एंड टैक्स, लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, हम कोई इंश्योरेंस करा रहे थे उसका खर्चा करते हैं, हमारा पैसा जो डूब जाता है उसे हम बैड डेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो भी हमारे लिए एक प्रकार से लॉस है। सैलरी देते हैं, वेजेज देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैंक कोई खर्चा काट लेता है, कोई चार्ज काट लेता है, डिप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स पे हम चार्ज करते हैं वो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये PL को मैं काट रहा हूं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंट कराने का खर्चा, कोई भी छोटा मोटा खर्चा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो जो भी खर्चा करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। अब देखो मैंने कोशिश किया कि जो टेक्निकल वर्ड था उसको मैं समझा दूं, ठीक है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जो ना समझ में आए। अगर वैसा कोई पॉइंट होता है तो आप जरूर कमेंट्स करना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस पॉइंट को कवर कर लूंगा। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क भी रहा कि आप एक बार खुद से पढ़ोगे और इसे अपने रजिस्टर में नोट कर लोगे। ठीक है, इसे क्योंकि मैं देखो जो भी थ्योरी लिखाता हूं मैं लिखा देता हूं। अब ये बुक में था, मुझे लगा कि ये सब चीज मैं अगर आपको लिखाता तो मेरा समय का भी थोड़ा वेस्टेज होता, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप इसे बुक से जरूर नोट कर लेना। अगर आपके पास कोई सा भी बुक हो तो उसमें ये एग्जाम्पल्स दिए होंगे मॉडर्न सिस्टम के हिसाब से, अकाउंट्स के टाइप के एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, हमने अकाउंट समझ लिया कि मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट 5 टाइप के होते हैं और इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। अब देखो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को पढ़ने से पहले मैंने एक पॉइंट जो स्किप कर दिया था, मुझे लास्ट क्लास में ही बता देना चाहिए था, बट वो मैं गलती से मेरे से छूट गया, वो मैं अभी बता देता हूं कि डेबिट और क्रेडिट का सबसे पहले मीनिंग समझ लो कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेबिट समझते हैं, डेबिट क्या होता है। तो देखो बाबू, डेबिट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है सर? ये लैटिन वर्ड है जो डेबिटम वर्ड से निकला है। डेबिटम क्या होता है सर? डेबिटम मतलब होता है ड्यू फ्रॉम दैट, किसी से कुछ ड्यू है, और बोल सकते हु ओज, यानी किसी से कुछ ड्यू है तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, डेबिट किसको रिप्रेजेंट करता है? अकाउंट्स में। तो देखो अकाउंट्स हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अकाउंट जो होता है टी शेप अकाउंट्स होता है। ठीक है, डेबिट साइड जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने ये भी पॉइंट लिखा दिया कि अकाउंट्स में डेबिट रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड यानी आपके बाएं साइड, अब जो टी शेप अकाउंट्स होता है इसके बाएं साइड को रिप्रेजेंट करता है डेबिट, इसे हम बोलते हैं डेबिट साइड। ठीक है,
ये समझ गए कि डेबिट जो होता है लैटिन वर्ड है, वो डेबिटम शब्द से आया, जिसका मतलब होता है ड्यू फ्रॉम दैट, यानी किसी से कुछ ड्यू है। डेबिट जो है अकाउंट्स में लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है, और डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर के नाम से जानते हैं। जहां भी डेबिट लिखना है वहां हम डीआर लिख देंगे तो भी चलेगा। और ये डीआर कहां से डिराइव हुआ है सर? इंग्लिश में ये डेटर वर्ड से डिराइव हुआ है। ये कहां से डिराइव हुआ है? ये डेटर वर्ड से डिराइव हुआ है। चलो, और ये जो है ना, मैं इसे बोलता हूं कि ये एक रामबाण है। इसे मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं। इसे अपने हमेशा दिमाग में इसे क्या करना, कैप्चर कर लेना। मैं क्या बोल रहा हूं कि डेबिट इंक्रीज करता है। डेबिट किस चीज को इंक्रीज करता है सर? डेबिट एसेट को इंक्रीज कर सकता है, या किसी खर्चा और लॉस को इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा डेबिट किसी भी टर्म को, यानी कि आप बोल सकते हैं अकाउंट्स में हमने 5 टाइप पढ़े थे ना, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो उसमें ये एसेट को बढ़ाता है डेबिट, और किसको बढ़ाता है सर? खर्चा और लॉस को बढ़ाता है। क्लियर हो गया? चलो, अब बात कर लेते हैं क्रेडिट। तो सर क्रेडिट भी लैटिन वर्ड से आया है क्या? बिल्कुल, ये आया है क्रेडिटम से, ठीक है, और क्रेडर से। इसका मतलब क्या होता है? ड्यू टू दैट, यानी किसी का ड्यू है। वहां पे क्या था कि हमें किसी से पाना था। यहां पे आप लिख सकते हो, अगर मैं आपको, हो सकता है कि आप अगर इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हो तो ये आपको वर्ड समझ में ना आए, तो इसीलिए यहां पे मैं हिंदी में लिखा देता हूं। हमें किसी से पाना है, हमें किसी से पाना है, हमें किसी से पाना है, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ड्यू टू दैट, यानी हमें किसी को देना है फ्यूचर में। हमें किसी को क्या है? किसी को देना है। क्या देना है सर? कोई सा भी इकोनॉमिक बेनिफिट देना है। हमें किसी को देना है फ्यूचर में क्या? इकोनॉमिक बेनिफिट। हमें किसी को देना है इकोनॉमिक बेनिफिट। आप इसे यहां पे बोल सकते हो, क्या देना है? हमें किसी को देना है इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी किसी को फायदा पहुंचाना है। और डेटर क्या होता है सर? डेबिट क्या होता है? हमें किसी से फायदा मिलेगा। और क्रेडिट क्या होता है? हमें किसी को फायदा फ्यूचर में पहुंचाना है, हमें किसी को इकोनॉमिक बेनिफिट देना है। अकाउंट्स में क्रेडिट किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड साइड को क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है। क्रेडिटर को शॉर्ट फॉर्म में सीआर बोलते हैं, जो क्रेडिटर वर्ड से डिराइव हुआ है इंग्लिश में। क्रेडिट किसको बढ़ाता है? ये भी आप हमेशा याद रखोगे, क्रेडिट किसको बढ़ाता है? तो सर जिस तरह से डेबिट खर्चा और एसेट को बढ़ाता था, उसी तरह से क्रेडिट जो है बाकी जो 3 भाई हैं उनको बढ़ाता है। रेवेन्यू को बढ़ाता है, लायबिलिटीज को बढ़ाता है, गेन्स को बढ़ाता है, इनकम को बढ़ाता है। और यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया, ये भी आप लिख लो, कैपिटल को भी बढ़ाता है। क्रेडिट कैपिटल को भी बढ़ाता है, क्रेडिट रेवेन्यू को बढ़ाता है, लायबिलिटीज को बढ़ाता है, कैपिटल को बढ़ाता है। और डेबिट जो है एसेट को बढ़ाता है और खर्चा को, एक्सपेंसेस को बढ़ाता है। तो चलो सर, हमने डेबिट भी सीख लिया, क्रेडिट भी सीख लिया। अब हमें फटाफट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो मॉडर्न अकाउंटिंग में होता है वो फटाफट सिखा दे। चलो बच्चों, अब हम डेबिट और क्रेडिट का रूल समझने जा रहे हैं अंडर मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मैंने क्या बोला कि हम डेबिट और क्रेडिट का रूल्स मॉडर्न अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के तहत समझने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत समझा था, जिसमें हमने बोला था अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था कि जो आता है उसको डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो जाता है डेबिट व्हाट, सॉरी ये मैंने रियल अकाउंट का रूल बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो जिस व्यक्ति को डेबिट द रिसीवर, जो व्यक्ति रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं, और जो जिसको मिलता है यानी गिवर जो होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। और एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, और इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट्स का रूल था, ठीक है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के तहत क्या रूल्स है डेबिट क्रेडिट का, और यही रूल्स जो है हम पूरे लाइफ अप्लाई करने वाले हैं। मैंने शुरू में ही वार्निंग दे दिया था कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो सीख लेंगे, बट उसे कभी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं। बट ये जो मॉडर्न अप्रोच है ना, बहुत ही तागड़ा है, इसमें कोई भी कमियां नहीं है। इससे सारा डेबिट और क्रेडिट का रूल्स
सॉल्व हो जाता है, यानी सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को हम डेबिट और क्रेडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो रूल्स अभी हम लोग सीखने वाले हैं, इससे आपको क्या करना है, अपने माइंड में टैटू बनवा लेना है। सर माइंड में टैटू कैसे बनेगा, आप अगर इसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और इसे लॉजिकली समझोगे तो आपका अपने आप ये माइंड में टैटू बन जाएगा। ठीक है, चलो तो फटाफट इसे हम लोग नोट कराते हैं। तो इसके लिए आपको ये रो एंड कॉलम बनाना पड़ेगा। फटाफट रुको 1 मिनट 2, यस ये रहा, आप लोग भी साथ में नोट करते चलो। पहला किसका होगा सर, पहले होगा अकाउंट्स का, ठीक है, और दूसरा होगा इंक्रीज डिक्रीज का। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 कॉलम बनाने हैं साथ में। ठीक है, इस तरह से एक सीरियल नंबर का भी डाल दो सर, चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, एक सीरियल नंबर का भी डाल देते हैं। ठीक है, चलो सर ये क्या हुआ, सीरियल नंबर, अकाउंट्स और इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है सर, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, बढ़ेगा। और इसे हम सिंबल में अगर बोले सर, तो सिंबल में इस तरह से आप बोल सकते हो कि जब इंक्रीज होता है तो इस तरह से बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिक्रीज, अगर घटेगा। डिक्रीज का मतलब क्या होता है सर, डिक्रीज का मतलब होता है घटना। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना, यानी घटेगा, घटेगा। ठीक है, डाउनफॉल जिसे बोलते हैं, यानी कम होगा। ठीक है, इंक्रीज का मतलब बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा, और डिक्रीज का मतलब घटेगा। इतना तो आप लोग को पता है। ठीक है, चलो अब हम टोटल अकाउंट्स कितने भाग में बांटे थे सर, 5 भाग में, जिसे हम क्लियर बोले थे। क्या बोले थे, क्लियर। तो हम 5 भाग में बांट देते, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 क्या होता है, CLEAR, क्लियर। ठीक है, सी फॉर क्या होता है सर, सी फॉर होता है कैपिटल, सी फॉर क्या होता है, कैपिटल। एल फॉर होता है लाइबिलिटीज, एल फॉर क्या होता है, लाइबिलिटीज। ई फॉर होता है सर एक्सपेंसेस। ठीक है, ई फॉर क्या होता है, एक्सपेंसेस। मैं इसे अलग पेन यूज करता हूं एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, ई फॉर क्या होगा, ई फॉर होगा सर एक्सपेंसेस। ठीक है, ए फॉर होगा असेट, और फिर इसे हम अलग पेन यूज करते हैं, आर फॉर होगा रेवेन्यू। सर ये आपने अलग पेन क्यों यूज किया, अब देखो अलग पेन इसलिए यूज किया कि जो सेम कलर है वो सेम जाति के है। वैसे मैं जाति के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता था, पर मैं आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप माइंड मत करना। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर है वो एक अलग जाति है, मतलब बोल सकते हैं वो तीनों दोस्त है। ठीक है, और ये जो आपका ग्रीन कलर है, ठीक है, ये जो है वो ये जो 2 दोस्त है एक्सपेंसेस और असेट, ये दोनों दोस्त हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों दोस्त है वो एक साथ रहते हैं। ये जो ब्लैक कलर के जो दोस्त है वो एक साथ रहते हैं, कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू साथ रहते हैं, यानी जो रूल होता है वो साथ फॉलो करते हैं। ध्यान से सुनना बात, कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, इनका जो रूल होता है वो साथ फॉलो करते हैं। मतलब जब वो इंक्रीज करेंगे तो साथ फॉलो करेंगे, साथ में जो रूल्स अप्लाई होगा वो सबके लिए बराबर अप्लाई होगा। उसी तरह से जब डिक्रीज करेंगे तो भी उनके लिए वही रूल अप्लाई होगा। तो ये तीनों का एक रूल फॉलो होता है, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये सर घनिष्ठ दोस्त है। उसी तरह से असेट और एक्सपेंसेस भी दोस्त है, असेट और एक्सपेंसेस भी दोस्त है, ये भी दोनों साथ रूल फॉलो करते हैं। बट ना दोनों ये जो असेट और एक्सपेंसेस है, यानी ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का उनका थोड़ा एंटी है, मतलब बोल सकते हो आप दुश्मन है, तो उल्टा करते हैं। ठीक है, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान होता है ना, इंडिया में जो रूल होता है वो उल्टा होता है पाकिस्तान में, उसी तरह से यहाँ पे जस्ट मैं लॉजिक, आप इस लॉजिक पर मत लड़ना, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओ अच्छे से। ये जो ब्लैक कलर के हैं कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू, ये दोस्त है और ये साथ रूल फॉलो करते हैं। उसी तरह से एसेट्स एक्सपेंसेस भी दोस्त है, लेकिन ये दोनों दोस्त जो है वो जो ब्लैक कलर वाले दोस्त कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू, उनके अपोजिट फॉलो करते हैं हमेशा।
तो रूल कितने होंगे? दो, और दोनों रूल एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। तो दो ही रूल आपको याद रखना है। यानी अकाउंट्स इसीलिए बहुत आसान है कि अकाउंट्स में अगर बोला जाए कि पूरे अकाउंट्स में कितने फॉर्मूला है, तो बेसिकली दो ही फॉर्मूला है। ये आप अगर याद रख लिए ना, तो अकाउंट्स के सारे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी हो जाएगी। तो चलो बात करते हैं कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू की। तो इनकी कहानी क्या है कि बोलते हैं जब हम बढ़ते हैं तो हमको डेबिट कर दो। सॉरी, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू की कहानी क्या है? जब हम बढ़ते हैं तो क्रेडिट कर दो। मेरे से भी गलती हो गया, देखो कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू की कहानी क्या है? जब हम बढ़ते हैं तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो फटाफट इसको नोट करते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू ये तीनों एक साथ रूल को फॉलो करेगा। तो बोल रहा है जब हम बढ़ते हैं यानी इंक्रीज होते हैं तो हमें क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्रेडिट को क्या बोलते हैं? सीआर। ठीक है, लायबिलिटीज भी वही बोलता है कि हमें भी क्या करो? क्रेडिट करो, क्योंकि हमारा दोस्त कैपिटल बढ़ा तो उसको क्रेडिट किए, तो मुझे भी क्या करो? क्रेडिट करो। रेवेन्यू भी बोलता है कि हम भी तो तुम्हारे ही दोस्त हैं, तो हम जब बढ़ेंगे तो हमें भी क्रेडिट करो, हमें भी क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक है, अब बोलता है कि जब हम घटेंगे ना तो हमें डेबिट कर लो। जब हम घटेंगे तो हमें क्या करो? डेबिट कर लो। तो हम क्या करेंगे? इसे डेबिट करेंगे। इसको मैं सेम कलर से रखता हूं। डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे और डेबिट करेंगे, क्योंकि तीनों को साथ लेके चलना है, तीनों का एक साथ रूल है। डेबिट को क्या बोलते हैं? डीआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू की कहानी तो आपको समझ में आ गई कि कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू बोलता है कि जब हम बढ़ेंगे तो हमें क्या करो? क्रेडिट करो। इसीलिए मैं यहां पे लिखाया था कि क्रेडिट इंक्रीज करता है किसको? रेवेन्यू को, लायबिलिटीज को और कैपिटल को। मैं यहां भी तो वही बोल रहा हूं। कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू क्या बोलता है कि क्रेडिट हमें करो जब हम इंक्रीज होते हैं, जब बढ़ते हैं तो हमें क्रेडिट करो। ठीक है, और उल्टा हो जाएगा, जैसे ही हम घटेंगे तो हमें डेबिट कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस और असेट की कहानी। तो बोलता है कि देखो भाई, हमारा सिंपल फंडा है, जो ये लोग जो कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू वाले जो है ना, वो जो कर रहे हैं ना, बस उसका उल्टा करना है हमको। जो भी रूल्स उन पे अप्लाई होता है, हम उसका उल्टा रूल अपने पे अप्लाई करेंगे। मतलब क्या कि एक्सपेंसेस और असेट बोलता है कि जब हम, एक्सपेंसिव एसेट क्या बोलता है कि जब हम बढ़ेंगे तो हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू वाले क्या करते हैं? बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए एसेट और एक्सपेंसेस हम जब बढ़ेंगे तो हमें डेबिट कर लेना। हमें क्या कर लेना? डेबिट कर लेना। तो क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस और एसेट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बोल रहे हैं कि उल्टा कर लेना हमको। उसी तरह से एसेट, एक्सपेंसेस जब घटेगा तो क्या होगा? सर, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू को अगर तुम डेबिट कर रहे हो तो एसेट और एक्सपेंसेस को क्या करोगे? जब घटेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। वही तो हम डेबिट में लिखाए हैं कि डेबिट में क्या होता है? डेबिट कब बढ़ता है? जब एसेट, डेबिट इंक्रीज किस चीज को करता है? एसेट को और एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस के अंदर ही लॉसेज आ जाता है। तो कहानी बहुत ही सिंपल है। डेबिट और क्रेडिट का जो मॉडर्न अप्रोच का रूल है वो बहुत ही सिंपल है। सर सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि असेट और एक्सपेंसेस, असेट और एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे हमेशा जब वो इंक्रीज होगा। असेट और एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे जब वो इंक्रीज होगा, क्रेडिट करेंगे जब वो डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली बात है, आपको बस याद रखना है कि जब बढ़ेगा तो हम क्या करने वाले हैं? असेट, एक्सपेंसेस जब बढ़ रहा है तो हम डेबिट करने, घटेगा तो क्या करेंगे? उल्टा करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, इसको क्या करेंगे? सर ये जब बढ़ता है तो हम इसे क्रेडिट करते हैं, ये जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। इसीलिए अगर मैं एक लाइन में क्रक्स निकाल दूं कि इस मॉडर्न अप्रोच का क्रक्स क्या है, अगर मैं इसका क्रक्स बोलूं, ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का क्रक्स क्या है, रामबाण क्या है, तो वो मैं इस तरह से बोल सकता हूं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का क्रक्स।
कि हमारा असेट और एक्सपेंसेज इन दोनों का बैलेंस, ए और ई समझ लेना, ए से असेट, ई से एक्सपेंसेज। अब ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का बैलेंस जो होता है डेबिट होता है। इन दोनों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट होता है यानी बैलेंस मतलब ये इसका वैल्यू है, यानी ये बढ़ा हुआ है तभी तो ये डेबिट है। उसी तरह से कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, CLR, इसका बैलेंस क्या होता है सर? इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। बस ये क्रक्स हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इतना याद रख लिए तो आपको अकाउंटिंग में कभी दिक्कत नहीं होगा कि कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू हमेशा कैपिटल क्रेडिट साइड में दिखेगा और एसेट और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में दिखेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। इसी लॉजिक पे ये बना है कि असेट और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ता है तो इंक्रीज होता है, और कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। एसेट एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। अब बढ़ने का रूल अगर याद रखोगे तो घटने का तो उल्टा हो जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट का रूल्स समझ में आ गया। देखो, मुझे पढ़ाने में तो आज बहुत मजा आया क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट और इंटरेस्टेड टॉपिक था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी, मॉडर्न अप्रोच से भी आपको डेबिट और क्रेडिट का रूल समझा दिया। यानी ये चैप्टर तो अब खत्म हो गया। ठीक है, अब ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर भी इस पे हम लोग एक क्लास और रखेंगे जिसपे हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो आपके बुक में दिए हुए हैं उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। आपका होमवर्क ये है कि आपके जो बुक में रूल्स और डेबिट क्रेडिट का जो भी क्वेश्चंस है आप खुद से करोगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग करेंगे तो आप बस चेक कर लेना कि आपने सही अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग को थोड़ा मजा आया होगा क्योंकि आज से आपकी अकाउंटिंग की जर्नी एक्चुअली में शुरू हुई, डेबिट और क्रेडिट की जर्नी। ठीक है, फिर भी कैसा लगा वीडियो? अगर कुछ कमी नजर आए तो जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने का। और अगर मजा आया तो जस्ट बता देना कि सर सच में मजा आया। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया आज का क्लास। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।